नमस्कार। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून। आइए इस मुद्दे को बड़ी आसानी से समझते हैं और चलते हैं साल 1967 से पहले। 1967 से पहले एक ही मेजर डोमिनेंट पार्टी थी, कांग्रेस, जो केंद्र और राज्यों में अपनी सरकार बना रही थी। और 1967 के बाद कुछ अपोजिशन पार्टीज राज्यों में उभरने लगी और वो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज करने लगी। पर अपने आप में कोई भी अपोजिशन पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी कि उस डोमिनेंट पार्टी को चैलेंज कर पाती। इसलिए सरकार बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग पार्टी से कोलिशन बनाना शुरू किया और कोलिशन पॉलिटिक्स का दौर शुरू हुआ। और इस कोलिशन पॉलिटिक्स के दौर में हर एक एमएलए की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, इंडिपेंडेंट एमएलएस की भी। अब एमएलएस को इन्फ्लुएंस करने के लिए मिनिस्टर की पोस्ट ऑफर की गई, पैसे भी ऑफर किए गए और इससे स्टार्ट हुआ दल बदल का माहौल और ये धीरे धीरे फैलता चला गया। और एक लाइन निकल के आई, आया राम गया राम। इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है। एक हरियाणा में एक इंडिपेंडेंट एमएलए हुआ करते थे, गया लाल, और करीब 15 दिनों के अंदर उन्होंने 3-4 बार पार्टी को बदला। कभी वो पहले कांग्रेस में गए, फिर वो यूनाइटेड फ्रंट में आए, वापस कांग्रेस में गए, फिर यूनाइटेड फ्रंट में आए। तो आया राम गया राम ऑलमोस्ट वायरल हो गया इंडिया में और ये पूरी तरह से फैल गया। इसको कंट्रोल करना ज़रूरी था और इसलिए भी ज़रूरी था, मान लीजिए अगर आप वोट डालते हैं किसी उम्मीदवार को जो किसी पार्टी के चिन्ह से इलेक्शन लड़ रहा है और जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो वो आपके वोट के साथ धोखा है। और इसको रोकने के लिए 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और ये इतना इम्पोर्टेंट माना गया कि इसको परमानेंट पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई 10th शेड्यूल के अंदर। और इसमें प्रोविजंस डाले गए, अगर कोई भी एमपी और एमएलए अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसको टेक्स्ट के फॉर्म में। सो एंटी डिफेक्शन एक्ट वाज ब्रॉट बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। अब इसको परमानेंट पोजीशन दिया गया। इट वाज इंक्लूडेड एज द 10th शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Provisions sets the provisions for disqualification of elected members on the grounds of defection to another political party. इसके बाद इस कानून में एक और अमेंडमेंट लाया गया साल 2003 में, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब इसके द्वारा कुछ चेंजेस इसमें डाले गए। मान लीजिए अगर एक एक्स पार्टी है, मैं राज्य की बात कर रहा हूं, एक एक्स पार्टी है, उसके 2/3 एमएलए इससे टूट के वाई पार्टी में मर्ज हो जाते हैं। फिर से सुनिए, अगर एक्स पार्टी के 2/3 से ज्यादा एमएलए वाई पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो इन 2/3 एमएलए पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं काम करेगा। बाकी के बचे हुए 1/3 अगर ओरिजिनल पार्टी एक्स के साथ रह जाते हैं तो उनके ऊपर भी वो लागू नहीं होगा। ये तो कई बार मेरे ख्याल से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसके लिए फेवरेबल है। वो बड़े पैसे का लालच देके छोटी पार्टी के 2/3 से ज्यादा एमएलए अपनी तरफ खींच सकती है क्योंकि उसको पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो फिर से इसको टेक्स्ट के फॉर्म में देखते हैं। इन द सिचुएशन वेयर 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड टू मर्ज इनटू another party, neither the members who decide to join nor the ones who stay with the original party will face disqualification. अब डिस्क्वालिफिकेशन के बाहर एक और व्यक्ति को रखा गया, वो है स्पीकर। स्पीकर रूलिंग पार्टी से आते हैं। स्पीकर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो न्यूट्रली अपने विधानसभा को चलाए, तो इसलिए वो पार्टी मेंबरशिप छोड़ देते हैं और वो स्पीकर बन गए। लेकिन स्पीकर का कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद अगर वो फिर से पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो स्पीकर के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। सो एनी पर्सन इलेक्टेड एज स्पीकर कैन रिजाइन फ्रॉम हिज और हर पार्टी एंड रीजॉइन द पार्टी इफ ही और शी डिमिट्स दैट पोस्ट। इसके बाद थर्ड चेंज जो इसके अंदर लाया गया वो ये था, अभी आप जैसे महाराष्ट्र में देखा शिवसेना में बंटवारा हुआ, शिंदे और उद्धव ठाकरे। शिंदे के पास कम से कम 2/3 एमएलए गए, उद्धव जी के पास कम से कम 1/3 एमएलए रह गए। अब इनके बीच में लड़ाई चल रही थी, भाई कौन असली शिवसेना है। इलेक्शन कमीशन ने बोला भाई शिंदे ग्रुप ही असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे कैंप ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई अभी चल रही है।
यानी कि अगर स्प्लिट हुआ है कि ये दोनों ये नहीं कर सकते कि एक शिवसेना ए बना ले, एक शिवसेना बी बना ले। यानी पार्टी में स्प्लिट अगर हुआ है तो पहले किसी एक खेमे को उस पार्टी की कमान दी जाएगी और दूसरे खेमे को दूसरी नाम से पार्टी रजिस्टर करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि जो आज आप जनता दल यूनाइटेड देखते हैं, जनता दल यू, कभी वो जनता दल हुआ करता था और उस पार्टी में इतने स्प्लिट हुए, लगभग उन्होंने एवरी पॉसिबल अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर लिए। जनता दल ए बी सी फाइनली यू तक पहुंच गए। अब ये ऐसा नहीं हो सकता। सो अर्लियर द लॉ अलाउड पार्टीज टू बी स्प्लिट, बट एट प्रेजेंट दिस हैज बीन आउटलॉड। अब इस लॉ के अंदर कमियां क्या हैं, जरा प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं। अगर स्प्लिट अगर हुआ है, अगर डिस्क्वालिफिकेशन में डिसाइड करना है तो कौन करेगा? भाई विधानसभा या लोकसभा की जिम्मेदारी स्पीकर के ऊपर होती है, तो स्पीकर को ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जैसा आप जानते हैं स्पीकर ज्यादातर रूलिंग पार्टी से आता है, भले वो मेंबरशिप छोड़ दे, उसका रुझान रूलिंग पार्टी की तरफ रहता है। मान लीजिए अपोजिशन पार्टी में स्प्लिट हुआ है और वो स्प्लिट रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो स्पीकर डिसीजन देगा ही क्यों डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो पहली बात है, यहाँ पे स्पीकर का रोल न्यूट्रल नहीं रहता है। So any question regarding disqualification is to be decided by the presiding officer. Decided. अब वो कितने टाइम पे डिसाइड करेगा? कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, यानी कि अनिश्चित काल, यानी कि उसको डिले कर सकता है जितना भी उसकी मर्जी है। So there is no time limit within which the presiding officer should decide. तो यानी कि अगर किसी एक्स अपोजिशन पार्टी में अगर वो स्प्लिट हुआ है और कहीं ना कहीं वो स्प्लिट रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो पहली बात स्पीकर हिचकिचाएगा डिस्क्वालीफाई करने में, डिले करने की कोशिश करेगा। और कई बार तो ऐसा हुआ है, वो जो स्प्लिट ग्रुप है वो मेंबर्स बने रहते हैं और कभी कभी मंत्री भी बना दिए जाते हैं रूलिंग पार्टी में। सो देयर हैव बीन सिचुएशंस वेयर मेंबर्स हु हैड डिफेक्टेड फ्रॉम देयर पॉलिटिकल पार्टीज continue to be house members because of the delay in decision making by the speaker. ये तो मेजर प्रॉब्लम है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है जो भी मेजर है, उसको भी देखते हैं। ये कानून लाया गया था कि भाई पार्टी के एमपी और एमएलए जम करके एक दूसरे की तरफ ना जाएं, पर पार्टी इतनी कॉन्शियस हो गई, इतनी डर गई कि उन्होंने अपने एमपीज एमएलए की बोलती बंद कर दी। भाई हम बात करते हैं कि हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जो विधानसभा में या लोकसभा में जाता है तो वो हमारा प्रतिनिधि होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधि होता है, यानी कि उसको हमारे बिहाफ पे बोलने का अधिकार होता है, हमारी आवाज़ उठाने का अधिकार होता है। पर कई बार आवाज़ उसकी दबा दी जाती है पार्टी के विप कल्चर से, यानी कि इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं रखता है, वो नहीं रख सकता। वो जो पार्टी ने बोला है वही बोलेगा, पार्टी के जो स्टैंड को समर्थन करेगा और या फिर चुप रहेगा। ये पार्टी डिसाइड करती है एमपी और एमएलए कब बोलेंगे स्पेसिफिक सिचुएशंस में। तो यानी कि कहीं ना कहीं एमपी और एमएलए की आवाज भी इस एक्ट के द्वारा दबा दी गई। सो दिस लॉ ऑल्सो लिमिट्स अ लेजिस्लेटर फ्रॉम वोटिंग अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्शियस, यानी कि उसकी खुद की सोच समझ से, जजमेंट और इलेक्टोरेट्स इंटरेस्ट। क्योंकि पार्टी एक विप कल्चर लेके आती है, विप यानी कि ऑलमोस्ट चाबुक, यस, या संटी, ये हंटर, यस। तो पॉलिटिकल पार्टीज इशू डायरेक्शंस टू एमपीज ऑन हाउ टू वोट ऑन मोस्ट इश्यूज इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द इशू। यानी कि अगर पार्टी विप लेके आती है और एमपी अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता, तो भाई हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम पे एक दाग और धब्बा लग जाता है, क्योंकि हमने तो प्रतिनिधि चुना था और प्रतिनिधि बोल ही ना पाए, तो फिर ऐसे प्रतिनिधि का फायदा क्या? क्या सिर्फ पार्टी को नंबर ही चाहिए? अगर पार्टी को सिर्फ नंबर ही चाहिए, इससे स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एमपीज एंड एमएलएस गिर जाती है और वो नंबर जो होते हैं बस लीडर के पीछे मेज थपथपाते रहते हैं। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स का फायदा क्या जो अपनी मर्जी से बोल ना पाए? और कुछ अगर इंटेलिजेंट एमपी और एमएलए भी होते हैं तो वो चुप रह जाते हैं और कहीं ना कहीं वो उनके पास इंसेंटिव नहीं है कि लोगों की आवाज़ उठाएं। इससे उनका ब्रेकअप हो जाता है उनकी इलेक्टोरेट से, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। So does not provide sufficient incentive to an MP or MLA to examine an issue in depth and ponder over it or think over it. इसका नतीजा क्या होता है? This law breaks the link between the elected legislator and electors, जो उसको वोट डालता है। जब बोलना ही नहीं है तो लिंक खत्म हो जाता है। अब इसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है।
अब हम सुधार की बात करें, ये सुधार ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी से लाए जा सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी से लाए जा सकते हैं कुछ बदलाव के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा। पहले सुधार, सॉल्यूशंस। भाई एक टाइम लिमिट तो सेट होनी चाहिए, अगर डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करना है टाइम लिमिट होनी चाहिए। अगर नॉर्मल वर्किंग कल्चर में देखें तो कंपनीज हायर एंड फायर करती हैं, 1 महीने का नोटिस दिया और एम्प्लॉय को निकाल दिया और छूटा कर दिया, या एम्प्लॉय भी 1 महीने का नोटिस देते हैं और बोलते हैं कि हम कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। जब नॉर्मल वर्किंग लाइफ में हायर एंड फायर चलता है तो यहाँ पे क्यों नहीं। तो अगर डिस्क्वालीफाई करना है, अगर कोई गलतियां करी हैं तो भाई जल्दी डिसाइड करिए, एक टाइम लिमिट सेट करिए। तो पहली रिक्वायरमेंट है, एक टाइम लिमिट की आवश्यकता है यहाँ पे, एक टाइम लिमिट की। अभी डिसाइड कौन करेगा, हमने जैसे देखा स्पीकर रूलिंग पार्टी से आता है तो वो न्यूट्रल नहीं रह पाता है, तो भाई डिसाइडिंग अथॉरिटी थोड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए। तो देखते हैं वो कौन हो सकता है। या तो ये पावर इलेक्शन कमीशन को दे दें, जब इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर है इलेक्शंस को सुपरवाइज करने की, डायरेक्ट करने की, कंट्रोल करने की, उम्मीदवार को हारा है जीता बताने की, तो इलेक्शन कमीशन को ये भी पावर दे दी जाए, ये भी बताए कि कौन सा एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई हो सकता है और डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो ये पावर भी इलेक्शन कमीशन को दी जा सकती है। तो डिसाइडिंग अथॉरिटी कैन बी इलेक्शन कमीशन इन डिफेक्शन केसेस। या फिर एक और जरिया हो सकता है, एक ट्राइब्यूनल बनाया जाए, स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल बनाया जाए जहां पे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज बैठे, जो ऐसे डिसीजंस देखा करे कि डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है नहीं हो सकता, इसको स्विफ्टली और ट्रांसपेरेंटली देखें। लेकिन अगर स्विफ्टली और ट्रांसपेरेंटली इसको रिटायर्ड जज से करवाना है तो वो इमीडिएटली रिटायर्ड जज नहीं होना चाहिए, वो ऐसा रिटायर्ड जज होना चाहिए जिसने कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट किया हो। कूलिंग ऑफ का मतलब रिटायर हुए कम से कम उसको 3 से 5 साल हो चुके हो, तब उसको ये पद दिया जाए। अभी कूलिंग ऑफ को समझ लेते हैं। भाई सरकार अपनी कमिटीज बनाती है, अपने कमीशंस गठित करती है, बॉडीज बनाती है, उसके लिए मेंबर्स चाहिए होते हैं। अब ये मेंबर्स रिटायर्ड जजेस होते हैं, ये मेंबर्स रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हो सकते हैं, ये मेंबर्स रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर ये इमीडिएटली रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या जजेस हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए अगर कोई जज रिटायर होने वाला है, ऑफिसर्स रिटायर होने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार का पक्ष लेने लगते हैं कि सरकार उनसे खुश होकर रिटायरमेंट के बाद अच्छी पोस्टिंग पोजीशंस, कमीशन का हेड बना दे, गवर्नर बना दे, राज्यसभा का एमपी बना दे। तो एक कूलिंग ऑफ लॉ की भी जरूरत है, जहां पे कोई भी रिटायर्ड जज या रिटायर्ड अधिकारी तभी कुछ कमीशंस का मेंबर बने या कमिटीज का हेड बने या फिर गवर्नर बने जब वो कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट कर चुका हो, जिससे न्यूट्रलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं ट्राइब्यूनल की बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे जज की बात कर रहा हूँ जिसमें एक उसने कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट किया हो। तो यानी कि इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ द हायर कोर्ट्स, हायर जुडिशरी टू डिसाइड डिफेक्शन केसेस स्विफ्टली एंड इम्पार्शियली। अगर कोई एमपी और एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो यानी कि ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए, एक बड़ा पनिशमेंट देना चाहिए। एक बड़ा पनिशमेंट ये हो सकता है जो डिस्क्वालिफाइड एमपीज और एमएलएज हैं कम से कम 2 इलेक्शंस तक वो डिबार किए जाएं, कि वो 2 इलेक्शन तक इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। ये पनिशमेंट सिर्फ उन डिस्क्वालिफाइड एमपीज और एमएलएज के नहीं है, पर दूसरों के लिए भी है कि आप भी आगे से दल बदल करने से पहले सोचें और हिचकें। तो यानी कि एक पनिशमेंट लाने की भी जरूरत है, डिस्क्वालिफाइड लेजिस्लेटर्स टू बी डिबार्ड फॉर एटलीस्ट 2 इलेक्शंस। अब बात रह गई इंडिपेंडेंट वॉइस की, एमपीज और एमएलएस की, तो वो वापस कैसे की जाए। भाई विप कल्चर तभी लाना चाहिए पार्टीज को जब गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो। मान लीजिए अगर रूलिंग पार्टी, रूलिंग कोalition अगर बजट पेश कर रही है, बजट पास करवाना रूलिंग गवर्नमेंट के लिए जरूरी होता है, अगर नहीं पास होता तो सरकार गिर जाती है। तो यानी कि अगर उसमें वोटिंग प्रक्रिया में अगर सपोर्ट चाहिए अपने रूलिंग पार्टीज के एमपीज का और एमएलएस का, तो तब विप कल्चर ला सकती है पार्टी या कोalition। उसके बाद हम बात करते हैं एक और, जब अपोजिशन पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में, रूलिंग कोalition, तब अगर सरकार का मत या बहुमत प्रूव करना है तब पार्टीज विप कल्चर ला सकती है। मतलब कि जहां पे भी स्टेबिलिटी का सवाल हो तब पार्टीज विप कल्चर जरूर लेके आए। पर बाकी मुद्दों पे जहाँ पे डिस्कशंस की जरूरत है, डिबेट्स की जरूरत है, मुद्दे उठाने की जरूरत है, लोगों की बात रखने की जरूरत है, एमपीज और एमएलएस को अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड रखने का मौका मिलना चाहिए। तो आज इस वीडियो के द्वारा हमने कुछ सुधारों की बात करी। पहला जो सुधार है
एंटी डिफेक्शन लॉ में वो एक टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए। डिसाइडिंग अथॉरिटी न्यूट्रल होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो एक ट्राइब्यूनल हो, रिटायर्ड जज के द्वारा जो कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट कर चुका हो। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कम से कम 2 इलेक्शंस के लिए डिबार करना चाहिए और एमपीज और एमएलएस को उनकी आवाज़ वापस देनी चाहिए। और अगर उनकी आवाज़ उनको वापस मिलती है तो हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि प्रतिनिधि को एक्चुअली में प्रतिनिधि बना पाएंगे, नहीं तो वो सिर्फ नंबर्स रह जाएगा जो पार्टी लीडर्स के पीछे मेजी थपथपाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, सिंपल लगा। मैं और भी मुद्दे आपको सिंप्लीफाई करके समझाता रहूँगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और डेफिनेटली शेयर करिए। थैंक यू।